Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 16 निराकार एकांत अमरनाथ। अमरनाथ के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको ये भी पता है कि जब आप किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हो तब आपके दिल की जो उमंग होती है किस तरीके से हिलोरे खाती है। वहाँ जाने के बाद आप किन किन खूबसूरत चीज़ों को देखते हो। इसी तरीके से अमरनाथ भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है। बट पर्यटन कैसा, ये भक्ति भावना से जुड़ा हुआ पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग अपनी यात्रा करने के लिए जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। बहुत दुर्गम जगह से निकल कर जाते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं, लोगों की ये धारणा है, ये मानना है कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारे रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं भगवान स्वयं ही दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है वो अपनी यात्रा के बारे में हमें बता रहा है कि वो अमरनाथ जाता है तो उसे रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और किस तरीके के उसके मन में भाव उठते हैं। लीदर नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लीदर नदी है। लेखक कहता है कि मुझे उसके किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है उसका कारण बताया है उसने। स्वप्निल सौंदर्य से परिव्याप्त, मतलब सपनों जैसी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। हरे भरे पहाड़ों से घिरी इस उनिंदी नगरी पहलगांव में शिशु सुलभ क्रीड़ा कौतुक करती यह सरिता मुझे जैसे अपने मुंह पास में बांध लेती है। कि यहाँ पे जो नदी है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, आधा सोया होता है, आधा जगा होता है, कभी खेलता है, तो जिस तरीके से छोटा बच्चा क्रीड़ाएं करता है उसी तरीके से यहाँ नदी, सरिता मीन्स नदी, कि यहाँ की जो नदी है वो मुझे अपने आप में, अपने मुंह पास में मुझे बांध रही है। मतलब उसे देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ रेशमी नगर दिल्ली का वह कृत्रिम सौंदर्य। लेखक दिल्ली का रहने वाला है और वहाँ का जो सौंदर्य है वो तो बनावटी है। वासना का तुमुल नाद, स्वार्थों का अनवरत संघर्ष, और कहाँ यह प्रकृति का सहज सौंदर्य और भव्य एकांत। कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लोग स्वार्थ में घिरे हुए हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, अमरनाथ के रास्ते में जाते हुए प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बहुत ही एकांत है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरा मस्तिष्क इन्हीं विचारों में लीन था और तटुओं पर सवार हमारा कारवां चंदनबाड़ी की ओर बढ़ रहा था। कभी हमें सरिता के कलकल नाद को सुनते जो चट्टानों से टकराती परपात बनाती आगे बढ़ रही थी, कभी गगनचुंबी देवदार और चीड़ के वृक्षों को देखते, चारों ओर व्याप्त हरी तिमा को देखते और देखते उनके बीच में उमंगते उमड़ते झरनों को। चारों ओर नाना वर्ण के पुष्प खिले हुए थे, नाना रंगों के पक्षी अभी पीछे नहीं छूटे थे। कभी तंग घाटी, कभी विस्तृत मैदान। कि यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली है, देवदार के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, और नाना वर्ण मतलब बहुत तरीके के यहाँ पर फूल खिले हुए हैं और नाना रंग के ही यहाँ पर पक्षी हैं। जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, कभी तो वो तंग घाटियों के अंदर से जाते हैं और कभी बहुत खुला मैदान उनको दिखाई देता है। 8 मील का यह मार्ग अब बहुत सुंदर बन गया है। समुद्र तल से लगभग 9,500 फीट ऊंचा, गहन निद्रा में सोया रहने वाला यह स्थान यात्रा के दिनों में चहक उठता है। कि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो लोगों का आना यहाँ पर बंद हो जाता है, तो हमेशा तो ये सोया रहता है, लेकिन जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर चहल पहल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग लगभग 11 बजे यहाँ पहुँचे। कुछ अस्थायी आवास गृह हैं, कुछ दुकानें हैं, चाय पी, परंतु दृष्टि बराबर हरितिमा में खोई रही। कि उसने कहा कि आवास गृह मतलब टेंट लगाए होते हैं, वहाँ पे कुछ रहने के लिए टेंट थे, कुछ दुकानें थी, उन्होंने चाय पी, लेकिन उसकी जो नज़र थी, किसकी, लेखक की जो नज़र थी वो बार बार हरितिमा मतलब चारों तरफ खोई हुई हरियाली पे ही खो जाती थी। यहीं पर पहाड़ों से खिसकती बर्फ घाटी के बीच में छोटी सी सरिता के ऊपर एक पुल बना देती है। प्रकृति अनजाने ही मनुष्य की कितनी सहायता करती है। कि यहाँ की प्रकृति भी मनुष्य की कैसे सहायता करती है कि जो बर्फ है वो ऊपर से फिसल कर आती है और जो नदी है उसके बीच में वो जमा हो जाती है, तो एक पुल का काम करती है।
हम रुक नहीं सकते, सौंदर्य की खोज में आगे बढ़ने को विवश हैं, लेकिन अब तक जो सुंदर ही सुंदर था वह सहसा भयानक हो उठा। जुआ घाटी, फिर पिप्सू घाटी की अलंघ्य चट्टानों पर चढ़ना है कि वहाँ पर जो घाटी है, जुआ घाटी और पिप्सू घाटी, वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं, उनके ऊपर उनको चढ़ना था। कथा आती है कि किसी समय देवता और असुर निराकार एकांत की खोज में इधर आए थे, लेकिन आगे कौन चलेगा इस प्रश्न को लेकर झगड़ बैठे। तब निर्णायक बनकर आए भगवान विष्णु और जैसा कि वे सदा करते थे, उन्होंने देवताओं की ही सहायता की। माना जाता है कि उन्हीं असुरों की हड्डियां चट्टानें बनकर मार्ग में बिखरी पड़ी हैं। यात्री बहुत अधिक नहीं हैं, कुछ बड़े प्रसन्न हैं, कुछ भयातुर कंपित हैं, कुछ कई घाटियों के संकीर्ण उतार चढ़ावों को पार करके शेषनाग नदी के किनारे किनारे हम लोग संध्या के 4 बजे शेषनाग वायुजन पहुंचकर ही दम लेते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। चंद्र ज्योत्सना उस हिम प्रदेश से सौंदर्य को और भी तरल बना रही है। कभी पारदर्शी धुंध से प्रकाश को उभरते हुए हिम श्रृंगों को देखता हूँ, कभी झील के किनारे चट्टान पर जा बैठता हूँ, लेकिन चाकू की पैनी धार सी तीखी वायु बार बार मुझे अंदर धकेल देती है। यहाँ पे लेखक उस जगह का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन करता हुआ मैं बता रहा है। अब हम 5 मील लंबे उतार पर हैं। इस मार्ग पर जो पोष पथ कहलाता है, इस समय बर्फ नहीं है। सामने समतल का अद्भुत विस्तार है और उसमें बह रही 5 पारदर्शी जलधाराएं। यह तो पंचतरणी है। अब आपको यहाँ पता लग रहा है कि पंचतरणी क्या है। 5 पारदर्शी जलधाराएं। उस हिम जल में मुंह हाथ धोकर कितना अच्छा लगता है। सिंधु की घाटी के साथ साथ हम एक संकरे मार्ग पर ऊपर चढ़ते हैं। नीचे अतल में नीचे की ओर देखते भय लगता है, परंतु कुछ समय पश्चात दाहिनी ओर मुड़कर हम अमर गंगा की सुरम्य घाटी में जा पहुंचते हैं। नीचे उतरकर बहुत देर तक बर्फ पर चलते रहते हैं। वातावरण एक बारगी ही बदल गया है। चारों ओर गहन मौन व्याप्त है। टट्टू भी सिर नीचा करके धीरे धीरे चल रहे हैं। एक विराट अमूर्त सबको अभिभूत कर लेता है। तभी देखता हूँ लाल पंजे और लाल चोंच वाला एक पक्षी कयांगचू पास से उड़ता चला गया है। कितना प्यारा है उसका स्वर। यह इस विराट मौन को ही तो स्वर नहीं है जिसे आंखें अंतर में समेटने को आतुर है। उसी आतुरता में वे अमरनाथ की गुफा खोज लेती हैं। कुछ ही क्षण बाद मैं टट्टू से उतरकर भागने लगता हूँ। मेरे चारों ओर 30-35 व्यक्ति हैं। वे सब धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ अमर गंगा में स्नान करने का उपक्रम करते हैं, कुछ पंच स्नाने का सहारा लेते हैं। तभी कहीं से आकर प्राणदायिनी फुहारें मुझे भिगो देती हैं। 12,729 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा इतनी विशाल है कि एक गिरजा उसमें समा सकता है। गोलाकार मेहराब को देखकर प्रकृति की तक्षण कला पर मुग्ध रह जाना पड़ता है। दाहिनी और पृष्ठ भाग में हिम निर्मित शिवलिंग का स्थान है, परंतु इस समय तो वह साफ वीराना है। पुजारी बताता है कि अब तो यह पिघल गया, श्रावणी पूर्णिमा तक भी कठिनता से रह पाता है। यहाँ पे क्या है, हिम निर्मित मतलब अपने आप बर्फ से क्या बनता है, यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग बनता है। तो यहाँ पे पुजारी ने उनको बताया कि अब ये पिघल चुका है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल समतल थी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये श्रावणी पूर्णिमा तक ही कठिनता से रह पाता है। उस तरफ देखो, वह कैलाश है न? एक यात्री सहसा पूछता है। न, वह कैलाश नहीं है। कैलाश तो सब कहीं है। कैलाश प्रतीक है हिमालय की भव्यता का, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक तत्वों में देवताओं के आरोपण का, शाश्वत विराट के बोध का। यह विराट निर्जनता, यह भव्य एकांत, क्या यह विराट सभी देवताओं के, सभी भौतिक तत्वों के एक ईश्वर में सम्मानित होने की परिणति नहीं है? लौटते हुए सोचता हूँ कि लॉरेंस डुरेल ने ठीक ही कहा है कि यात्राएं हमें बाहर केवल स्पेस में नहीं ले जाती, उन अज्ञात स्थानों की ओर भी ले जाती है जो हमारे भीतर है।
ये जो हमारा पाठ है ये हमें क्या शिक्षा देता है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे अमरनाथ से रिलेटेड पढ़ा है, इसी तरीके से आप अपने टीचर से और भी पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में पूछिए। ये है आपके शब्दार्थ। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है लेखक को लीदर नदी के किनारे बैठना क्यों अच्छा लगता था। मैंने सबसे पहली लाइनों में आपको यही बताया था, लेखक को नीदर नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता था क्योंकि यह चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई है। सौपन जैसी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। यह नदी शीशु की भांति क्रीड़ा करती हुई अपने मुंह पास में बांध लेती है। नेक्स्ट है, लेखक ने चंदनबाड़ी की ओर बढ़ते हुए क्या क्या देखा। रास्ते में उनको क्या क्या चीजें दिखाई दी। लेखक जब चंदनबाड़ी की ओर बढ़ रहा था तब उसने सरिता के कलकल की आवाज को सुना जो पहाड़ों के साथ टकराने के कारण आ रही थी। कभी परपात बनाकर आगे बढ़ती, कभी देवदार और चीड़ के वृक्षों को देखते, चारों ओर हरियाली को देखते और उनके बीच बहते झरनों को। नाना वर्ण के पक्षी और नाना वर्ण के खिले हुए फूल देखे, कभी तंग घाटी तो कभी विस्तृत मैदान देखे। कि लेखक जब चंदनवाड़ी जा रहा था तो उसने क्या देखा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, चीड़ देवदार के पेड़ देखे, नदियों से आती हुई आवाज़ देखी जो किसके कारण आ रही थी, पहाड़ों के टकराने के कारण आ रही थी वो। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के पक्षी देखे, अलग अलग तरीके के उन्होंने फूल खिले हुए देखे, और कहीं कहीं से तो जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था और कहीं कहीं पे वो बहुत खुला मैदान दिखाई दे रहा था। लेखक शेषनाग वायुजन कब पहुंचा? संध्या के 4:30 बजे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतरणी। मैंने अभी आपको बताया था 5 पारदर्शी जलधाराएं क्या कहलाती है, पंचतरणी। इसके बाद आता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लेखक को किस नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता है? लीदर नदी के। चारों ओर के फूल खिले हुए थे, कैसे? नाना वर्ण के। अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 12,729 फीट की ऊंचाई पर। इसके बाद है पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ये लाइन सबसे लास्ट में आएगी, ड नंबर पे है। ये आपकी ख, क, घ और ग। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस डाला हुआ है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाना रंगों के पक्षी अभी पीछे नहीं छूटे थे। प्रकृति अनजाने ही मनुष्य की कितनी सहायता करती है। असुरों की हड्डियां चट्टाने बनकर मार्ग में बिखरी पड़ी हैं। चंद्र ज्योत्सना उस हिम प्रदेश से सौंदर्य को और भी तरल बना रही हैं। कुछ अमर गंगा में स्नान करने का उपक्रम करते हैं। इसके बाद आते हैं लिखित क्वेश्चन। लिखित क्वेश्चन में सबसे पहला है यात्रा के बारे में लॉरेंस डुरेल ने क्या कहा है। अभी लास्ट की जो सबसे लास्ट वाली लाइन थी वो यही थी। लॉरेंस डुरेल ने कहा है कि यात्राएं हमें बाहर केवल स्पेस में ही नहीं ले जाती, उन अज्ञात स्थानों की ओर भी ले जाती हैं जो हमारे भीतर है। नेक्स्ट है प्रकृति अनजाने ही मनुष्य की कितनी सहायता करती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो बर्फ है वो क्या होती है, पिघल कर नीचे की तरफ आती है, गिरती है वो बर्फ, और जो नदियां होती हैं उनके बीच में जमा हो जाती हैं और आने जाने के लिए पुल का काम करती हैं। पहाड़ों से खिसकती बर्फ घाटी के बीच में छोटी सी नदी पर पुल बना देती हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि प्रकृति अनजाने ही मनुष्य की कितनी सहायता करती है। नेक्स्ट है लेखक ने प्राणदायिनी फुहारे किसे कहा? लेखक ने प्राणदायिनी फुहारे अमर गंगा की बूंदों को कहा है। नेक्स्ट है लेखक ने कैलाश का क्या अर्थ बताया? लेखक ने कैलाश का अर्थ बताया कि कैलाश प्रतीक है हिमालय की भव्यता का, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक तत्वों में देवताओं के आरोपण का और शाश्वत विराट के बोध का। नेक्स्ट है पुजारी ने लेखक को क्या बताया?
पुजारी ने लेखक को बताया कि अब तो यह पिघल गया है, श्रावणी पूर्णिमा तक भी कठिनता से रह पाता है। अब आती है आपका भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको 3 तरीके के रह दिए गए हैं। ये आपका सिंपल वाला रह है, जैसे रह से आप कोई भी शब्द बनाते हो, रथ, राम, राजा। ये है आपका रैफ। ये रैफ कहाँ आता है? ये रैफ आता है वर्ण से पहले और ये वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे सर्प, दर्प, धर्म। ये भी आपका रैफ है, बट ये क्या होता है, किसी भी वर्ण से आगे होता है, लेकिन ये लगता है पीछे वाले वर्ण पे। जैसे यहाँ पे बोला यहाँ जाएगा पैर, बोला यहाँ आगे जाता है, बट लिखा ये पीछे, मतलब किसी भी वर्ण के नीचे। प्रत्येक, क्रोध, प्रेम। इसके बाद आते हैं आपके समास। समास में है हरे भरे, हरे और भरे। जब हम किसी भी शब्द को, जैसे माता, पिता, देव, दानव, जब और लगा के किसी भी समास को बनाते हैं तो वो होता है हमारा द्वंद्व समास। आमरण, मृत्यु तक, ये आपका है अव्ययी समास। निर्मल, बिना मैल के, ये तत्पुरुष समास। रचनाकार, रचना करने वाला, तत्पुरुष समास। अमर गंगा, अमर गंगा, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। इसके बाद है पाठ में आए विशेषण व परविशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। ये आपके विशेषण और ये परविशेष, ये दोनों साथ साथ आए हुए हैं। अच्छा, बहुत। सौंदर्य, स्वप्निल। सुंदर, बहुत। तीखी, धार सी। एकांत, निराकार। बड़े, कुछ। कारक चिन्ह लगाने हैं। यहाँ पे जो आपको कारक चिन्ह दिए गए हैं, में, पर, के लिए, को, से, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। में, वह घर में ही था। पर, पक्षी डाल पर बैठे हैं। के लिए, मोहन अपनी माँ के लिए साड़ी लाया। को, अध्यापक ने रोहन को डांटा। से, बच्चा अजनबी से डर गया। नेक्स्ट है जुआ घाटी और पीसू घाटी के बारे में क्या पौराणिक कथा है। अभी मैंने आपको पाठ में बताया कि देवता और दानव एकांत ढूंढने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे देवता लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं वो। लेकिन जो असुर होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो वहीं पे ही चोटियों का रूप ले लेती हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 16। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।